हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन। और आज हम बात करेंगे क्रैंक शाफ्ट सेंसर के बारे में। तो क्रैंक शाफ्ट का जो सेंसर है वो किस तरह से काम करता है और इंजन में उसकी अहमियत क्या है तो देखेंगे। और उसमें लगने वाली वायरिंग कहाँ से आती है और उसके सिग्नल वगैरह कहाँ जाते हैं। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। ये जो मेरे हाथ में है इसे क्रैंक शाफ्ट सेंसर बोलते हैं। और इसके ये जो नीचे का सिरा है वो यहाँ पुल्ली के पास इस तरह से ये भाग टाइमिंग प्लेट में इस तरह से लगा होता है, जिसके ऊपर ठीक सट के इस तरह से ये चलता है अपना कोक व्हील। और ये चलने के बाद इसमें सिग्नल जनरेट होता है कि कितनी स्पीड में कोक व्हील घूम रहा है। मतलब ये हमारे क्रैंक शाफ्ट में लगा होता है, तो हमारे क्रैंक शाफ्ट की स्पीड क्या है, इसका मतलब हमारा इंजन का आरपीएम क्या है। तो ईसीएम को इस डेटा की ज़रूरत ड्राइवर के डिमांड और गाड़ी में फ्यूल की क्वांटिटी मिक्स करने के लिए होती है। अगर डीजल की कितनी मात्रा देना है और ड्राइवर की डिमांड क्या है, वो सब पता करने के लिए ईसीएम को ये क्रैंक शाफ्ट सेंसर का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर 3 वायर होते हैं। 3 में से एक वायर होता है अर्थिंग का, ग्राउंड जिसे बोलते हैं, और एक वायर होता है सिग्नल का, और एक होता है रेफरेंस वोल्टेज। मतलब इस सेंसर को चलाने के लिए ईसीएम से करंट आएगा और इसको चलाने के लिए ही ईसीएम से अर्थिंग भी आएगा। और एक वायर में से ये जब घूमेगा तो सिग्नल जनरेट करेगा ये सेंसर, और ईसीएम को बताएगा कि इस वक्त हमारे क्रैंक शाफ्ट की यानी इंजन का आरपीएम कितना है। उस डेटा का इस्तेमाल करके ईसीएम अपना इंजन को चलाने का काम करता है। अब हम देखेंगे कि क्रैंक शाफ्ट सेंसर काम कैसे करता है। तो ये जो कोक व्हील है, कोक व्हील के ऊपर आप देख सकते हैं एक बराबर दांते दिए हुए हैं, लेकिन एक जगह 2 तीथ गायब है यहाँ पे। तो ये जो गायब है वहाँ पे जब सिग्नल वो भाग जब इस सेंसर के सामने आएगा तो वहाँ पे अलग तरह का सिग्नल जनरेट होगा, जिससे हर बार जितनी बार ये कोक व्हील यहाँ से गुजरेगा उतना काउंट, मतलब उतना आरपीएम 1 मिनट में इतना राउंड लिया, इस तरह का सिग्नल ईसीएम समझ लेगा। मतलब अगर इसको हम घुमाते हैं, घुमा इस तरह से 1 राउंड घुमा दो। अब ये जब कट के पे रोकना, बस ये कट वाला भाग आ गया, इसका मतलब 1 आरपीएम हो गया हमारे इंजन का। मतलब 1 मिनट में 1 आरपीएम हो गया। इस तरह इसकी गिनती होती है। ये जो कोक व्हील में हम देख पा रहे हैं कि 2 दांती टूटा हुआ है। तो जो टूटा हुआ दांती है वो अलग सिग्नल जनरेट करेगा, बाकी सब एक बराबर है। तो इसकी कट के जगह पे आने से यहाँ पे जो सिग्नल है वो अलग तरह का मिलेगा, और हमारा ईसीएम समझ जाएगा कि कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार ये कट वाला भाग हमारे सेंसर के पास से गुजरा है, तो वो उतने आरपीएम बताएगा। मान लीजिए गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं हम, और 500 बार 1 मिनट में 500 बार ये कट वाला भाग हमारे सेंसर के सामने से गुजरता है। इस तरह से 500 बार जब गुजरेगा तो ईसीएम समझ लेगा कि हमारे इंजन का आरपीएम 500 है, मतलब 1 मिनट में 500 बार ये घूम चुका है। तो ये इस तरह से काम करता है। और गाड़ी में ये जो हमारा जो क्रैंक सेंसर है इसकी वायरिंग भी हम देखेंगे। तो वायरिंग को हमने लगा दिया है, और आप देख सकते हैं कि क्रैंक शाफ्ट में जो वायरिंग है और उसके साथ साथ इंजन के जितने भी मेन सेंसर और एक्चुएटर, वो सभी वायरिंग यहाँ से इस तरह से होते हुए और हमारे J1 कपलर में, मतलब इंजन को चलाने वाले जितने भी सेंसर होते हैं और एक्चुएटर, जैसे हमारे ये नोजल का हो गया, और 2 वायर का टेम्परेचर सेंसर हो गया, और ये हमारे पंप का 2 वायर का मीटरिंग यूनिट जो पंप में लगा रहता है उसका मीटरिंग यूनिट का जो
कपलर हो गया वो, फिर रेल प्रेशर सेंसर का कपलर हो गया वो, उसके बाद ये हमारा ऑयल प्रेशर स्विच, ऑयल प्रेशर स्विच का ईसीएम को जानकारी जाने के लिए एक J1 में भी कनेक्शन होता है, और क्लस्टर मीटर पे दिखाने के लिए इसके अलावा जो दूसरी वायरिंग आती है उसी स्विच में उसका भी कनेक्शन होता है। तो इंजन के जितने भी मेन सेंसर हैं, ये कैमशाफ्ट सेंसर, ये कैमशाफ्ट का सेंसर है। तो हमारे क्रैंकशाफ्ट के सेंसर में 3 वायर जो आते हैं वो हमारे J1 कपलर के माध्यम से ईसीएम से ही आते हैं, और यहाँ से जो सिग्नल जाता है वो J1 वायरिंग के होते हुए कपलर के माध्यम से ईसीएम को जाती है। और इस तरह से ये हमारा आरपीएम सेंसर भी बोलते हैं इसे, और ये क्रैंकशाफ्ट पे लगा होता है तो क्रैंकशाफ्ट सेंसर भी बोलते हैं। और अगर किसी भी गाड़ी में फ्लाईव्हील पे लगा है तो उसे फ्लाईव्हील सेंसर बोलेंगे, लेकिन काम तीनों एक ही है, आरपीएम को मेजर करना। इसका आरपीएम कितना है इंजन का वो मेजर करके ईसीएम को बताने का काम होता है। और क्रैंकशाफ्ट के आगे की तरफ जो डंपर पुली पे लगा होता है तो क्रैंक सेंसर बोलते हैं, और फ्लाईव्हील के ऊपर क्रैंकशाफ्ट पे ही पीछे की तरफ फ्लाईव्हील लगा होता है तो वहाँ पे अगर सेंसर लगा है तो फ्लाईव्हील सेंसर बोलते हैं। काम दोनों का सेम है। इंजन का आरपीएम बताना ही सिर्फ इसका काम है, वो भी सिर्फ ईसीएम को J1 कपलर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ईसीएम को ही बताता है ये सेंसर कि इंजन का आरपीएम क्या है, और किसी को नहीं बताता। लेकिन हम देखेंगे गाड़ी में क्लस्टर मीटर में भी आरपीएम का मीटर लगा रहता है, लेकिन क्लस्टर मीटर में जो आरपीएम का मीटर होता है उसको ये सेंसर जानकारी नहीं देता है। उसको जानकारी हमारा ये जो अल्टरनेटर लगा है इसके पीछे हम देख पा रहे हैं ये कपलर है, और इस कपलर के अंदर से 2 वायर निकलता है जो क्लस्टर मीटर में एक डायनेमो की लाइट को चलाने का काम करता है, और दूसरा वायर क्लस्टर मीटर में लगे आरपीएम को दिखाने का काम करता है जो यहाँ से जाता है। और ईसीएम जो आरपीएम बताता है वो इस क्रैंकशाफ्ट सेंसर के माध्यम से ईसीएम जो है वो ईसीएम को ये क्रैंक सेंसर जो है सिर्फ ईसीएम को ही जानकारी देता है, लेकिन क्लस्टर मीटर में जो आरपीएम हम देखते हैं वो इस अल्टरनेटर के पुली से ये घूमने से और इसकी गणना होके पीछे से वो क्लस्टर मीटर का आरपीएम चलता है। तो कभी भी अगर आरपीएम का मीटर ख़राब होता है तो हमें क्लस्टर मीटर के आरपीएम के मीटर को चेक करने के लिए मीटर और उसका वायरिंग और डायनेमो के पीछे का कनेक्शन चेक करना है। लेकिन अगर ये इंजन आरपीएम की बात होगी वहाँ पे हमें क्रैंक सेंसर को देखना है। तो आरपीएम के साथ साथ कभी स्कैनर में फॉल्ट कोड आता है, क्रैंकशाफ्ट सेंसर इस तरह से लिख के आरपीएम का फॉल्ट कोड दिखाएगा, और ये दोनों ही BS4 और BS6 गाड़ी में इसी तरह से काम करते हैं। इस कोक व्हील और इस सेंसर के बीच में जो गैप है 1 mm के आसपास होना चाहिए, 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0.25 mm से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 0.75 mm से कम नहीं होना चाहिए और 1.5 mm 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह ये सही काम करेगा। अगर किसी कारणवश फैन बेल्ट टूटने से ये ब्रैकेट बेंड हो जाता है और ये टेढ़ा हो जाता है तो ये सही जानकारी ईसीएम को नहीं दे पाएगा, जिससे इसका फॉल्ट कोड जनरेट होगा। तो आप 1 mm के आसपास गिनती मान के रखें, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, दोनों के बीच का जो हम पकड़ेंगे वो 1 mm बेटर है। ज़्यादा गैप तो 1.5 mm से ज़्यादा नहीं और कम गैप तो 0.25 mm से ज़्यादा नहीं। गैप इसमें कम ज़्यादा होने से भी फॉल्ट कोड जनरेट होगा। और कभी भी हम क्रैंक सेंसर बदली करते हैं तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर ये सेंसर का ब्रैकेट सट जाना चाहिए, एकदम चिपका हुआ होना चाहिए। अगर हम इसे गैप थोड़ा ऊपर छोड़ दें तो गैप बढ़ जाएगा यहाँ पे, जिससे ये सही काम नहीं करेगा। इसमें
हर क्रैंकशाफ्ट सेंसर की तरह इसमें भी मैग्नेट आता है, लेकिन बहुत हल्का सा। ये देखिए, इसको जब हम पास में ले जाएंगे तो सट जा रहा है। तो हमने जैसे फ्लाईव्हील सेंसर में हाई मैग्नेट का फ्लाईव्हील सेंसर देखा, ये उसी में हल्का मैग्नेट वाला आता है इस तरह से। और कभी भी फॉल्ट कोड आता है तो हमें यहाँ पे एक बार चेक करना चाहिए। धूल, मिट्टी, कचरा कुछ भी लगने से यहाँ पे जो सेंसर जो है हमारा सही काम नहीं करेगा, तो उसे साफ कर लेना है। और दोनों के बीच में गैप को मेंटेन करना है 1 mm के आसपास। थोड़ा सा कम भी चलेगा, 1 mm से थोड़ा सा ज़्यादा भी चलेगा। तो कोई भी स्केल वगैरह आप 1 mm का कोई भी चीज़ अंदर डाल के नाप सकते हैं। अगर गाड़ी हमारी क्यूमिंस की है और ये सेंसर की वायरिंग, कोई भी वायर टूट जाता है या कपलर निकल जाता है या वायर जल जाता है या हमारा सेंसर ख़राब हो जाता है, तो गाड़ी स्टार्ट तो होगी लेकिन 2000 RPM के ऊपर ज़्यादा RPM नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर या क्यूमिंस इंजन BS4 BS6 में क्रैंकशाफ्ट सेंसर के अलावा ये कैमशाफ्ट का सेंसर भी आता है, जो अगर ये ख़राब हो गया तो इसकी गिनती के हिसाब से इंजन हमारा स्टार्ट होगा, और अगर ये ख़राब हो गया तो इसकी गिनती के हिसाब से हमारा इंजन स्टार्ट होगा, लेकिन 2000 RPM के ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा। 2100 से ज़्यादा RPM नहीं बढ़ेगा। दूसरा, अगर ये हमारा ख़राब हो जाता है तो हमारी गाड़ी लेट स्टार्ट होगी, और अगर ये सही है, ये ख़राब है, तो लेट स्टार्ट का प्रॉब्लम आएगा। ठीक उसी तरह अगर हमारा कैम सेंसर सही है और क्रैंक सेंसर ख़राब हो गया तो गाड़ी स्टार्ट होगी लेकिन लंबा सेल लेके होगी, और फॉल्ट कोड जनरेट होगा, और चेक इंजन की लाइट भी साथ साथ में क्लस्टर मीटर पे दिखाई देगी। तो हमें स्कैनर लगा के या मैनुअली चेक करना है कि दोनों में से किस सेंसर की समस्या है, उसे दूर करना है।